आज हम आप सब के साथ मिलकर भारत के इस रतन को आखिरी बार टाटा कहेंगे। लेकिन आज हम अपने विश्लेषण की शुरुआत एक विचार से करना चाहते हैं, और वो ये है कि जब इंसान जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं लेकिन नाम नहीं होता, और जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है लेकिन सांसें नहीं होती। और इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। और आज रतन टाटा ने भी अपनी इस यात्रा को पूरा करके इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, यानी हमेशा के लिए टाटा कह दिया। रतन टाटा ने एक बार खुद कहा था कि इंसान सिर्फ एक मोबाइल फोन के रिचार्ज जैसा होता है जो अपनी वैलिडिटी के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन आज अगर रतन टाटा हमें ऊपर से देख रहे होंगे तो हम और ये पूरा देश उनसे ये कहना चाहता है कि रतन टाटा की वैलिडिटी कभी खत्म नहीं होगी और वो इस देश के करोड़ों लोगों के दिलों पर हमेशा राज करते रहेंगे, उनके दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। आज जब मुंबई में नरीमन पॉइंट के नेशनल सेंटर में रतन टाटा के पार्थिव शरीर को लाया गया तो उनका पार्थिव शरीर भारत के तिरंगे में लिपटा हुआ था और उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि रतन टाटा भारत के अनमोल रतन थे। लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता, बड़े बड़े उद्योगपति, सेलिब्रिटीज और आम लोगों ने आज मुंबई में रतन टाटा को नमन करके उन्हें अपनी अंतिम विदाई दी। और इस दौरान इन तस्वीरों ने आज पूरे देश की आंखों को नम कर दिया। ये तस्वीरें रतन टाटा के उस पेट डॉग की हैं जो अंतिम दर्शन के दौरान लगातार रतन टाटा के पार्थिव शरीर के साथ ही बैठा रहा। और सोचिए, ये बेजुबान बोल नहीं सकता, लेकिन इसे रतन टाटा की मौत का इतना दुख हुआ कि ये उनके पार्थिव शरीर के पास से हिला तक नहीं, उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता था, उन्हें नमन करता रहा। और इससे आप समझ सकते हैं कि रतन टाटा का रिश्ता इन बेजुबानों के साथ कितना अटूट रहा होगा। जिस गाड़ी में रतन टाटा के पार्थिव शरीर को शमशान घाट ले जाया गया, उस गाड़ी के आगे एक 31 साल का युवा अपनी बाइक पर चल रहा था। और यह युवा कोई और नहीं बल्कि रतन टाटा के पर्सनल असिस्टेंट शांतनु नायडू थे। 86 वर्ष के रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की, लेकिन शांतनु नायडू के साथ उनका काफी गहरा रिश्ता था। और रतन टाटा की जो अंतिम यात्रा है, रतन टाटा पारसी धर्म से थे और पारसी धर्म में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को दखमा या टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। पारसी धर्म में मृत्यु के बाद शव को आकाश में दफनाने की परंपरा है, जिसके लिए टावर ऑफ साइलेंस में पार्थिव शरीर को ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहां ऊपर आकाश होता है और दूसरी तरफ मांसाहारी पक्षी और गिद्ध होते हैं। और ये गिद्ध जब उस पार्थिव शरीर के मांस को खा लेते हैं तब किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार पूर्ण माना जाता है। वर्ष 2018 में मुंबई में पारसी धर्म के कुल 720 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिनमें से 647 लोगों का अंतिम संस्कार इसी दखमा परंपरा के अनुसार हुआ था। लेकिन रतन टाटा खुद पारसी थे, लेकिन उनका अंतिम संस्कार अग्निदाह से हुआ, जैसे हिंदू धर्म में किया जाता है। सबसे पहले रतन टाटा का पार्थिव शरीर प्रार्थना कक्ष में रखा गया। इसके बाद पारसी धर्म के अनुसार उनके पार्थिव शरीर पर गेह सारनू पढ़ा गया और बाद में अंतिम संस्कार की दूसरी प्रक्रियाओं में भी पारसी धर्म का ही पालन हुआ। लेकिन आखिर में जो दखमा होता है उसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उनके पार्थिव शरीर का अग्निदाह के जरिए अंतिम संस्कार हुआ। और इसीलिए आज लोग ये भी पूछ रहे हैं कि रतन टाटा का अंतिम संस्कार पारसी धर्म की दखमा परंपरा से क्यों नहीं हुआ। तो उसका कारण यह है कि जब से गिद्धों की संख्या बहुत घट गई है, तब से पारसी धर्म में 3 प्रकार से अंतिम संस्कार किया जाने लगा है। इनमें पहले अंतिम संस्कार को दखमा कहते हैं,
जिसमें गिद्ध पार्थिव शरीर का मांस खाकर उसकी अंत्येष्टि करते हैं। दूसरा, पारसी धर्म में भी शवों को दफनाया जाता है और टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन जेआरडी टाटा का अंतिम संस्कार भी इसी तरह से हुआ था और उनके शव को फ्रांस में उनके माता पिता और भाई की कब्र के साथ दफनाया गया था। और तीसरा तरीका है दाह संस्कार का, और आज रतन टाटा का अंतिम संस्कार भी इसी प्रकार से हुआ। और उनसे पहले राहुल गांधी के दादा और इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी का अंतिम संस्कार भी ऐसे ही अग्निदाह से हुआ था। फिरोज गांधी भी पारसी धर्म से थे, लेकिन उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में हिंदुओं के एक शमशान घाट में दाह संस्कार के जरिए हुआ था और बाद में उनकी अस्थियों के एक हिस्से को इलाहाबाद के संगम में प्रवाहित किया गया और दूसरे हिस्से को इलाहाबाद के एक पारसी कब्रिस्तान में दफनाया गया और अस्थियों के तीसरे अंश को सूरत में उनकी पुश्तैनी कब्रगाह में दफनाया गया था। और फिरोज गांधी को जब दूसरा हार्ट अटैक आया था तब उन्होंने अस्पताल में अपने परिजनों से, अपने परिवार से कहा था कि वो नहीं चाहते कि उनका अंतिम संस्कार पारसी धर्म की दखमा परंपरा से हो और उन्होंने हिंदुओं की तरह ही दाह संस्कार की इच्छा जताई थी और बाद में ऐसा ही किया गया। रतन टाटा ने अपने जीवन के मापदंड इतने ऊंचे रखे कि सिद्धांतों के इस माउंट एवरेस्ट तक पहुंचना किसी के लिए भी आसान नहीं है। और आज जब 1 घंटे तक हम उनके बारे में बात करेंगे, आपको बताएंगे कि उनसे क्या आप सीख सकते हैं, रतन टाटा होने का मतलब क्या है और रतन टाटा के आज ना रहने का मतलब क्या है। तो सबसे बड़ा डर यही है कि 1 घंटे में उनके बारे में बात करना कहीं उनके साथ नाइंसाफी ना हो जाए। दुनिया भर में बड़े बड़े उद्योगपति हुए हैं, एक से एक सफल, जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए की बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई हैं। लेकिन जिस तरह से रतन टाटा ने भारत के आम लोगों के दिलों पर राज किया, वो बिल्कुल अलग और नई बात है। आज जब हमारे देश में नेताओं की तरह उद्योगपतियों की भी अक्सर आलोचना होती है, कहा जाता है कि उद्योगपति सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं, तब रतन टाटा की शख्सियत ऐसी थी कि उन्हें हर हिंदुस्तानी दिल से पसंद करता था और बहुत कम ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के जीवित रहते हुए भी उसका कोई आलोचक ना हो, और रतन टाटा उन्हीं में से एक थे। हमारे देश में आप राजनीति से लेकर खेलों तक, फिल्मों तक और किसी भी क्षेत्र में एक से एक सफल लोगों को ले लीजिए, ऐसा बहुत कम होगा जब किसी की आलोचना ना होती हो। कुछ ना कुछ आलोचना तो जरूर होती है, लेकिन बहुत मुट्ठी भर चंद लोग ऐसे हैं जिनकी आलोचना ना के बराबर है, और रतन टाटा उन्हीं में से एक थे। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये बात पता नहीं होगी कि जेआरडी टाटा और रतन टाटा का रिश्ता पिता और पुत्र का नहीं था। टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेद जी टाटा थे, जिनकी 2 संतानें थीं। इनमें पहले बेटे का नाम था दोराबजी टाटा और दूसरे बेटे का नाम था रतन जी टाटा। रतन जी टाटा की मृत्यु बहुत कम उम्र में हो गई थी, जिसके बाद उनकी पत्नी ने बॉम्बे के एक पारसी अनाथालय से एक बच्चे को गोद लिया और उसका नाम रखा उन्होंने नवल टाटा। और नवल टाटा ने 2 शादियां की थी, जिनमें पहली पत्नी से उन्हें 2 बेटे हुए, जिनमें बड़े बेटे का नाम रतन नवल टाटा था और ये वही रतन नवल टाटा थे जिन्होंने आज हम सबको अलविदा कहा है। रतन टाटा वर्ष 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन नियुक्त हुए और उनसे पहले जेआरडी टाटा, जिनका पूरा नाम जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा था, वो टाटा ग्रुप के अध्यक्ष थे। और ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि जेआरडी टाटा के दादा टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेद जी टाटा की मां के भाई थे। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि रतन टाटा जेआरडी टाटा के सुपुत्र थे, वो असल में गलत सोचते हैं। रतन टाटा के पिता को जमशेद जी टाटा के बेटे रतन जी टाटा की पत्नी ने एक पारसी अनाथालय से गोद लिया था और इसके बाद रतन टाटा अपनी प्रतिभा के कारण टाटा ग्रुप में जेआरडी टाटा के बाद उनके उत्तराधिकारी बने थे। और वर्ष 1991 से 2012 के बीच 21 वर्षों तक उन्होंने टाटा ग्रुप का अध्यक्ष रहते हुए काम किया और बाद में वो ऑनरेरी चेयरमैन बन गए थे, यानी उन्होंने बहुत पहले ही अपनी इस कुर्सी को भी छोड़ दिया था। रतन टाटा प्रतिभाशाली होने के साथ साथ बहुत विनम्र थे। उनसे जो बात आप सीख सकते हैं आज, उनके बारे में जो बात खास है, जो अलग है, वो ये कि इतने बड़े पद पर रहते हुए भी, इतने सफल रहते हुए भी वो विनम्र थे। इतने बड़े उद्योगपति रहते हुए वो ईमानदार थे
अनुशासित थे और उनकी सबसे बड़ी पूंजी उनकी सादगी यानी सिंप्लिसिटी थी। रतन टाटा कहते थे कि पैसे को दिमाग में नहीं बल्कि जेब में रखना चाहिए और जीवन को सादगी के साथ जीना चाहिए, क्योंकि सादगी से बड़ी कोई और पूंजी नहीं होती। रतन टाटा जब सिर्फ 10 साल के थे तब उनके माता पिता तलाक के बाद अलग हो गए थे और इसके बाद रतन टाटा की पूरी परवरिश उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने की थी। रतन टाटा ने एक बार खुद बताया था कि उस जमाने में उनकी दादी के पास एक रोल्स रॉयस कार हुआ करती थी और यह कार उन्हें हर रोज स्कूल से घर लाने के लिए स्कूल जरूर पहुंचती थी। लेकिन उस समय रतन टाटा कोई ना कोई बहाना बनाकर इस महंगी और शानदार कार से घर जाने की बजाय बाकी बच्चों की तरह पैदल अपने घर जाना पसंद करते थे और उन्हें इस कार में बैठने में बड़ी शर्म आती थी, क्योंकि उन्हें सादगी पसंद थी और उन्हें लगता था कि अगर वो इतनी महंगी गाड़ी में बैठकर स्कूल से निकलेंगे तो लोग उन्हें देखेंगे और न जाने उनके बारे में क्या सोचेंगे, और बाद में यही सादगी उनकी पहचान बन गई। आज भी जब रतन टाटा हमारे बीच नहीं है तब लोग उनकी संपत्ति की नहीं, उनके पास कितना पैसा था इस बात की नहीं, उनका नेटवर्थ कितना था इस बात की नहीं, बल्कि उनकी सादगी और उनके व्यवहार की चर्चा कर रहे हैं। उनके ऊपर जो लोग भरोसा करते थे उस भरोसे की चर्चा कर रहे हैं और उनके जीवन यात्रा की चर्चा कर रहे हैं। आज जब हम रतन टाटा के जीवन की बात कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जीवन के किसी क्लासरूम में आ गए हैं और रतन टाटा के बारे में आप पढ़ रहे हैं और आप ये सोचेंगे कि रतन टाटा के जीवन से कितना कुछ सीखा जा सकता है। उनका पूरा की पूरा जीवन एक स्कूल के क्लासरूम की तरह है। कहते हैं कि जीवन में आप कितने भी अच्छे कर्म कर लें, तारीफ तो शमशान में ही होगी, और यह सच भी है। ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है, जीवन में कितने भी अच्छे काम कर लें, तारीफ शमशान में ही मिलती है, तारीफ मृत्यु के बाद ही मिलती है। लेकिन जब हम रतन टाटा के जीवन को देखते हैं तो वो एक अपवाद की तरह नजर आते हैं और उनके जीवन से यह पता चलता है कि जब वो जीवित थे तब भी उनकी सिर्फ प्रशंसा होती थी और आज भी उनकी मृत्यु के बाद लोग उनकी उतनी ही तारीफ करते हुए थक नहीं रहे। ये बिल्कुल अलग बात है, ये नई बात है। ये सत्य है कि जो आया है उसे जाना भी है, और यह भी सत्य है कि इंसान इस दुनिया में मुट्ठी बांधकर आता है और खाली हाथ इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन कुछ लोग रतन टाटा जैसे भी होते हैं जो मृत्यु के बाद भी लोगों के जहन में मिसाल बनकर जिंदा रहते हैं और हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। रतन टाटा की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वो अहंकार को हमेशा अपने आप से दूर रखते थे और अपने कर्मचारियों को अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। ये तस्वीरें जो अब हम आपको दिखा रहे हैं वर्ष 2021 की हैं, जब रतन टाटा पिछले 2 वर्षों से बीमार चल रहे थे। अब रतन टाटा पिछले 2 वर्षों से अपने एक पुराने कर्मचारी को देखने के लिए गए थे, जो कर्मचारी 2 साल से बीमार चल रहा था, और इस कर्मचारी को देखने के लिए वो मुंबई से पुणे गए और उन्होंने कहा कि वो घबराए नहीं और उनके साथ टाटा ग्रुप का पूरा परिवार खड़ा हुआ है। इसके अलावा यह तस्वीर वर्ष 2012 की है, जब एक कार्यक्रम में अपने कर्मचारियों के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाने के लिए रतन टाटा कुछ इस तरह से अपने घुटनों पर बैठ गए थे। ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में क्या करते, वो कहते वो सीधे खड़े रहते और उनके कर्मचारी घुटनों पर आते, लेकिन रतन टाटा खुद भी घुटनों पर बैठ गए। ये उनकी सादगी थी, और ऐसी न जाने कितनी तस्वीरें आपको मिलेंगी जिनमें रतन टाटा की सादगी और उनकी विनम्रता सबको हैरान करने वाली है। और लोग कई बार उन्हें देखकर यह भी पूछ लेते थे कि क्या ये वाकई में वही रतन टाटा हैं जिनकी कंपनियों की कुल नेटवर्थ पाकिस्तान जैसे देश की कुल अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। कहते हैं सबसे बड़ा दानी कंजूस व्यक्ति होता है, क्योंकि वो अपनी सारी दौलत दूसरों के लिए छोड़कर चला जाता है। लेकिन रतन टाटा इस मामले में भी एक अपवाद थे। रतन टाटा सिर्फ उद्योगपति नहीं थे, बल्कि वो आम लोगों के उद्योगपति थे, जो बिजनेस के साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। टाटा ग्रुप में 66% हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट की है, जिसका मतलब यह है कि टाटा ग्रुप के कुल मुनाफे का 66% हिस्सा आज भी टाटा ट्रस्ट को जाता है, और इस दान से देश के आम लोगों की मदद की जाती है। और आज भारत दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में भले ही 11वें स्थान पर हो, लेकिन हुरून रिसर्च के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े
दान करने वाले लोगों में टाटा ग्रुप पहले स्थान पर है। जमशेद जी टाटा ने 7,60,000 रुपए का दान दिया था, 7,60,000 रुपए का दान दिया, जबकि रतन टाटा ने भी समाज के प्रति अपनी इस जिम्मेदारी को जारी रखा और कोविड के समय उन्होंने पीएम केयर्स फंड में 1,500 करोड़ रुपए का दान दिया था। रतन टाटा मानते थे कि पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं होता, बल्कि पैसा दूसरों की भलाई के लिए भी होता है। और यही कारण है कि जब टाटा ग्रुप की कुल नेटवर्थ 34 लाख करोड़ की थी, तब भी रतन टाटा भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में बहुत पीछे 421वें नंबर पर थे। और इसका कारण यह है कि उन्होंने जो भी कमाया उसके एक बड़े हिस्से को उन्होंने समाज की और आम लोगों की भलाई पर खर्च कर दिया। वो कभी भी सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में पहले नंबर पर नहीं आना चाहते थे, पहले 5 में नहीं आना चाहते थे, पहले 10 में नहीं आना चाहते थे। पैसा तो उनके पास भी बहुत था। आपने देखा होगा आजकल जो उद्योगपतियों की सूची आती है उसमें लोगों में बड़ी होड़ लगी होती है कि कौन सबसे अमीर उद्योगपतियों की सूची में टॉप 3 में रहेगा, कोई टॉप 5 में रहेगा, और लोग उसे बड़ा ध्यान से देखते हैं। लेकिन रतन टाटा खुद कभी इस रेस में शामिल नहीं हुए। सबसे बड़ी बात यह कि रतन टाटा लोगों को ऐसे लोगों के साथ जुड़कर रहते थे जैसे कोई पेड़ अपनी जड़ों से जुड़कर रहता है। और इस बात को आप इस व्यक्ति की कहानी से समझ सकते हैं जिसका नाम है विकास त्यागी। कोविड के समय जब टाटा ग्रुप की कंपनियों से कई लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा था, तब इसमें विकास त्यागी की भी नौकरी चली गई। लेकिन उस समय उनकी 11 साल की बेटी ने रतन टाटा के लैंडलाइन नंबर पर कॉल करके उन्हें कहा कि वो उनके पिता को नौकरी से ना निकालें। और इसके बाद रतन टाटा ने विकास त्यागी के जॉब टर्मिनेशन लेटर को रद्द करवा दिया था। और आज यही बात याद करते हुए जब विकास त्यागी रतन टाटा के पार्थिव शरीर को देख रहे थे, तो उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था और उनके शब्द थे कि रतन टाटा जैसे लोग सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। कोविड के मुश्किल टाइम में हमारी जो जॉब के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो फैमिली पूरा प्रॉब्लम में थी। तो मेरी बिटिया थी छोटी, उसने मुझको देखा कि मेरी सिचुएशन ऐसी है, तो उसको पता था, छोटी बच्ची को भी, रतन टाटा एक ट्रस्ट है, उसको फ़ोन करूंगी तो काम बन जाएगा। तो उसने गूगल से सर्च किया रतन टाटा जी का नंबर जो एसटीडी वाला था, उस पर कॉल किया। एक बार नहीं मिला, दूसरी बार ट्राई किया, सेकंड टाइम में उन्होंने पिक करके बोला कि आपके पास कॉल बैक आ जाएगा। तो वो भाग के मेरे पास आई और उसने बोला कि पापा आपके पास कॉल बैक आ जाएगा। आप बिलीव करना, संडे के दिन 8:45 बजे सुबह को मेरे पास फ़ोन आ जाता है कि विकास त्यागी यू कैन से योर वर्ड, जो प्रॉब्लम है वो बताइए, और अगले 3 दिन में मेरे पास में अगला ऑफर आ जाता है। तो ये था टाटा, ये टाटा है।